अस्सलामुअलैकुम। अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के मतलब अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी इन्फेक्शन में कौन सी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर उसामा रमज़ान और आप देख रहे हैं नॉलेज पॉइंट। आज मैं आपको एंटीबायोटिक्स पढ़ाना चाहूँगा। देखिए, पहला स्टेप होता है, आपने अगर किसी पेशेंट को भी अगर आपको लगता है कि एंटीबायोटिक्स स्टार्ट होने चाहिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या उसे वाकई ही एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है या नहीं। तो ज़्यादातर हमारे पास वो मरीज़ ही आपको एंटीबायोटिक्स के कैंडिडेट मिलेंगे जिनको कम से कम फीवर होता है। तो फीवर यानी बुखार से ही आप अंदाज़ा लगाते हैं मरीज़ भी आता है, या आप समझते हैं कि भी इनको कोई ना कोई इन्फेक्शन है, और वो इन्फेक्शन भी ख़ास तौर पर जो कि किसी बैक्टीरिया की वजह से हुई है। तो इस वजह से आप उसको समझते हैं कि अब हमें इसे एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए। असल में ये वर्ड थोड़ा सा गलत हम इस्तेमाल करते हैं कि बायोटिक्स का तो मतलब है कि अगेंस्ट द लाइफ या हर किस्म के जरासीम मारने वाली दवाइयाँ, लेकिन हम बेसिकली जिनकी टू बी स्पेसिफिक अगर बात कर रहे हैं जिनकी, तो वो एंटी बैक्टीरियल्स हैं, यानी कि बैक्टीरिया के खिलाफ हमने कौन सी एंटीबायोटिक कब इस्तेमाल करनी है, तो उसके बारे में हम पढ़ने लगे हैं। तो फीवर हुआ एक पेशेंट को, वापस आते हैं कि फीवर है एक मरीज को और आप समझ रहे हैं कि उसे इन्फेक्शन है। ठीक, फीवर विदाउट इन्फेक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। ऑटोइम्यून काजेज में होता है, तो इन्फेक्शन में फीवर होता है। तो अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, हिस्ट्री लेनी है कि ये मोस्ट लाइकली इन्फेक्शन कहाँ का है। तो आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और इन्फेक्शन का सोर्स लोकलाइज करते हैं, यानी लोकलाइजेशन करनी है आपने सोर्स ऑफ फीवर की। तो लोकलाइजेशन के लिए आमतौर में अमूमन कुछ सवालों के पैटर्न ऐसे ही होते हैं जिसमें आप बड़े बड़े क्वेश्चन इतना पूछते हैं कि नाक कान गले से कोई रेशा वगैरह तो नहीं निकल रहा, और कोई हाथ पाँव या जोड़ सूजे तो नहीं हुए, और इसके अलावा आप पेशाब में जलन, पेशाब में रुकावट, उल्टी, पखाने या पेशाब में जलन के साथ और कोई भी जो क्वेश्चन आपको बताए कि ये किसी खास जगह की इन्फेक्शन है। तो अब आपने लोकलाइज कर लिया, आपको लगा कि ये यूटीआई है। तो अब आपने एक रूल अपने ज़िंदगी भर के लिए अपना लेना है कि देखें भाई, सीधी सी बात है कि डायाफ्राम से अबव की ऊपर के एरिया की जो इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म, मैंने कोई हदीस नहीं कह दी, गौर कीजिएगा कि ज़्यादातर डायाफ्राम से ऊपर के इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव होते हैं और डायाफ्राम से नीचे के इन्फेक्शन ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव होते हैं। ये कोई वो नहीं कि जी इस ऐसे नहीं, तो ये मैंने कोई लोहे पे लकीर लगा दी है कि जी इसके अलावा कोई और बात नहीं हो सकती। हो सकता है कि किसी जगह पे कोई ऑर्गेनिज्म किसी खास इन्फेक्शन में इससे ऊपर नेगेटिव वाला भी आ जाए, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है। अब जी देखिए कितना आसान हो गया, इन्फेक्शन हुई, लोकलाइज कर लिया, आपने अंदाज़ा लगाया कि डायाफ्राम से ऊपर है नीचे। तो तकरीबन ये बातें सारी इसलिए हो रही थी ताकि आप ऑर्गेनिज्म को गैस कर सकें। तो आपने ऑर्गेनिज्म गैस किया उसकी लोकलाइजेशन से, डायाफ्राम से ऊपर से या नीचे से। तो ये देखें जी आसान हो गया। अब इतनी सी बात थी, अब हम आगे बात करते हैं कि अब आपके पास अगर तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स का एक सेट आपको बताता हूँ कौन कौन सी प्रेफरेंस है। ग्राम नेगेटिव अगर हैं तो कौन कौन सी हैं, और अगर आपके पास हैं एटिपिकल्स तो कौन सी एंटीबायोटिक को प्रेफरेंस वाइज यूज़ करना है, और अगर आपके पास हैं एनएरोब्स तो कौन सी एंटीबायोटिक्स आप यूज़ करेंगे।
ग्राम पॉजिटिव का ऑर्डर ऑफ रेफरेंस, ग्राम नेगेटिव का ऑर्डर ऑफ रेफरेंस और एनारोब्स का ऑर्डर ऑफ रेफरेंस, और ये हो गया आपके पास एटिपिकल्स का। ठीक है जी। ये आपने याद रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि जो फीवर हुआ है उसकी जो मोस्ट लाइकली काज इन्फेक्शन जो पैदा करने वाले बैक्टीरिया पॉजिटिव हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आप पेनिसिलिन से स्टार्ट लें। तो पेनिसिलिन आपकी लिस्ट में पहले नंबर पे हैं। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस में आप रखें मैक्रोलाइड्स को। तो मैक्रोलाइड्स जो हैं इनको आप रखें, और थर्ड पे आप सेफेलोस्पोरिन्स को आप रख लें। लेकिन ये फर्स्ट और जो सेकंड जनरेशन है सिर्फ ये ही तकरीबन आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे जो जिनका कवरेज पॉजिटिव में है। अब ग्राम नेगेटिव जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जो आपने प्रेफरेंस बनानी है, अपना एक मेंटल टेक्निक यूज करनी है जब भी किसी इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक सेलेक्ट करनी है। तो सेफ्ट्राइक्सोन यानी सेफेलोस्पोरिन्स जो कि थर्ड जनरेशन की हैं, इनका ज़्यादातर स्पेक्ट्रम ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट है। सेकंड लाइन में आप क्विनोलोन्स को चूज करना है नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। और थर्ड लाइन पे आपने माइनोग्लाइकोसाइड्स को रेफर करना है, जिसमें आपके पास जेंटा, मीका और टोब्रामाइसिन आते हैं। क्विनोलोन्स में कुछ रेस्पिरेटरी क्विनोलोन्स भी हैं, वो आप अपर ट्रैक्ट में यूज करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे ज़्यादातर सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है वो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़्यादा अच्छा काम करती नजर आएगी। अब एनारोब्स में भी इसी तरह है कि जो गट बट यानी जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं और जो डायफ्राम से ब्लॉक है, उनके लिए आपको मेट्रोनिडाजोल जो है हेल्प करेगी, और जो उससे ऊपर की डायफ्राम से अबव की एनारोबिक इन्फेक्शन है उसमें आपको क्लिंडामाइसिन हेल्प करेगी। अब एटिपिकल्स के लिए जो आपने ड्रग्स यूज करनी है उसमें आपने टेट्रासाइक्लिन्स को ज्यादा यूज करना है, ठीक है। ये एक बेसिक सा है। अब इसमें अगर आपने फर्दर एडअप करना हो तो जहां पर मरसा आएगा वहां फिर आप पेंकोमाइसिन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जहां पे वर्षा आएगा वहां फिर आपको लिनेज़ोलिड यूज करना पड़ेगा, और यहीं पर अगर आपको लगेगा कि एंटी सूडोमोनल एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो आपको फिर टैज़ोबैक्टम यानी टेंजो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और इसमें फिर ये है कि इनमें फर्दर आपको यहाँ पर नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए मेरोपेनम का भी एक आप ऐड कर सकते हैं। ये वीडियो इतनी ही आज के लिए। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी हेल्प भी होगी। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको समझाऊँ जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ थोड़ी सी ये ऑनलाइन वे से लिमिटेशंस होती हैं, तो जितना मैं पढ़ा सकता हूँ बता सकता हूँ, शायद उससे कम बता पाता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये प्लेटफॉर्म में थोड़े से मसले आते हैं, जैसे इतना आसान नहीं है इन टूल्स को यूज़ करना। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।